हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी। 9th क्लास का पॉलिटी है SCERT का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो 70 BPSC की तैयारी करने वाले हैं या UPSC की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास है ना। पहला अध्याय देख रहे हैं, लोकतंत्र का क्रमिक विकास हम लोग देखेंगे। इसमें आप लोकतंत्र को जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसका फ़ायदा, उसकी समझ जितना गहराई तक आपकी समझ है, वर्तमान संदर्भ में भी लेकर के आप चाहें तो आप सीख सकते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगा। इसके पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र आखिर है क्या, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। दुनिया की अधिकतर कंट्री अपने आप को लोकतांत्रिक क्यों बोलती क्यों चाहती है कि हम अपने आप को ये कहें कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, है ना। इस लोकतंत्र के पीछे उन्होंने कैसा, किस तरह का संघर्ष किया, है ना। भारत के लोगों ने भी लोकतंत्र के लिए बहुत संघर्ष किया। जब हम लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, है ना। आधुनिक युग में इसका उद्भव कहाँ से हुआ। अब्राहम लिंकन के बारे में भी आप बचपन से ही पढ़ते होंगे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र के बारे में व्याख्या दिया है। हम लोग इस सब चीज़ को पढ़ेंगे। हालांकि एक टॉपिक जो भी हो, बट बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। मेंस में तो एकदम बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। BPSC का मेंस हो जाए या UPSC का मेंस हो जाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इतना अच्छा अगर देखा जाए तो NCERT में भी इतना बेहतर नहीं लिखा है ना। BPSC के एग्ज़ाम के लिए अगर मेंस देना चाहते हैं, मेंस के लिए हम बात बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चीज़ों को समझ समझ के पढ़ेंगे, है ना। बहुत ऐसी बातें हैं जिसको गहराई तक भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। अध्याय 1 हो जाता है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, हम लोग देखेंगे, है ना। और यही सब चीज़ें हम लोग NCERT और SCERT की जो कंबाइंड जो क्लास है, हम लोग इसमें देखेंगे। अगर हम लोग एक बार अध्ययन कर ले इसका, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है। कुछ फ़ायदा की अगर बात करें, जैसे मैं देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको। अगर आप BPSC के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या UPSC के मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस मेरा या दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, आप कंप्लीट नहीं करने वाले। पहली बात, आपको आज सच्चाई बता रहे हैं, आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो मौलिकता है, वो मौलिकता निखर नहीं पाती। जब आप ऑनलाइन क्लासें लेने लगते हैं तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे गौण हो जाएगी। UPSC क्या चाहता है, UPSC के मेंस में और BPSC के मेंस में क्या डिमांड करता है? व्यवहारिक होना, मौलिक होना, बौद्धिक होना। और ये सब चीज़ें जब तक आप ऑफलाइन टीचर के पास नहीं जाते हैं, जब तक आप यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर से नहीं पढ़ते हैं, आप उनके साथ होमवर्क नहीं करते, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये सारे टीचर जितने भी बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब जाएंगे, हम लोग जो पढ़ा करते थे तब वो लोग यही बात कहता था, और ये सच हुआ। भले हमारे मित्रों में बहुत ऐसे ऑफिसर हैं, सीधे ये बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब से फाइट किया है। हम जानते हैं उन्होंने क्या किया है। दिन रात बिठा करके मेहनत कराया जाता था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े टीचर के आगे पीछे वो लोग घूमते थे। लेकिन फाइनल होने के बाद ऐसे भी जो फाइटर होते हैं, वो भी नए विद्यार्थियों को क्या करते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं। हाँ, थोड़ा देर के लिए अगर मान लें कि यूट्यूब उनके लिए है, जैसे मानते हैं कि दिल्ली में 5 साल 6 साल पढ़ा, मेंस की टोटल तैयारी कर ली, मेंस का एग्ज़ाम दिया, कुछ नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, वो जा नहीं सकते टीचर के पास, तो उनका क्लास लिए उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा है। बाकी जो नए हैं, जो बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि हम ले लेंगे और फाइट कर जाएंगे, आज तक सुना है? ठीक है, अगर सुना होगा तो पहले उसका बैकग्राउंड देखना। जो फाइटर ये बात कहता होगा कि हम यूट्यूब से या ये सब चीज़ें से हम फाइट कर गए हैं मेंस, देखिए हम अपना, है ना, ये सब चीज़ पे क्यों बता रहे हैं।
ये हवा है ना, ये हवा जैसे बहती है बहने दीजिए। ये भीड़ में आदमी कुछ नहीं कर पाता है। भीड़ का हिस्सा जब भी आप बनेंगे तो आपके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाती है, आप जानवर तुल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आप भीड़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक राजनीति पार्टी जब आपका इस्तेमाल करने लगती है तब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, है ना। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए हम लोग बहुत बात भी करेंगे आपसे, और पॉलिटिकल ही कुछ बातें होगी। जब हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही बात होगा, है ना। तो देखिए कहता है कि प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की, है ना। देखिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक को भी समझिए, है ना। जैसे हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी या जब कोई नेता जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, है ना, और क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे अगर आपसे वोट मांगता है, ठीक है, अगर वो वोट मांगता है तो क्या होगा, वो संविधान के अनुकूल काम नहीं करता, वो संविधान के खिलाफ काम करता है। यानी कि वह व्यक्ति दंडनीय, एक अपराधी हो जाता है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना, कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन समाज में आप समझ गए होंगे सैद्धांतिक है, लेकिन समाज में अभी भी जब जाति के आधार पे वोट मांगने जाते हैं, जब धर्म के आधार पे वोट मांगने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा तरजीह दिया जाता है ना। लोग आपको अपने सर पे बिठा लेते हैं। अगर उसको लगता है कि फलाना, है ना, पंडित जी हैं, फलाना ढिमकाना, मतलब जाति के जो लोग हैं, जिस जाति से जो जाति संपर्क में आता है ना, उसका भावना उसके साथ जुड़ जाता है, और यही हमारे संविधान के खिलाफ हो जाता है। हालांकि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा प्रतिबंधित तो किया गया है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका इस्तेमाल आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही बात कहता है यहाँ पे, यही कहता है कि प्रस्तुत लोकतंत्र में, पुस्तक के लोकतंत्र में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना किया गया है। सैद्धांतिक क्या कहता है, व्यवहारिक क्या कहता है। हालांकि अगर बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस चीज़ को बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट दिया, है ना। जैसे आप देखिएगा 1789 के लगभग अमेरिका का संविधान लिखा गया और लागू हुआ। लगभग वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 27 बार इसका संशोधन हो चुका है, लेकिन वहाँ का कोई भी राष्ट्रपति को इतना हिम्मत और औकात तक नहीं है कि यह कह दे अमेरिकी जनता से कि हम इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, हमारे भारत में, अब आपको स्पष्ट समझाते हैं, हम कभी सब्जेक्ट से खिलवाड़ नहीं करते, है ना, आपको समझ में आनी चाहिए। जाति, धर्म, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सारा चश्मा उतारिए, उसके बाद पढ़िए, मज़ा आएगा। लेकिन क्या कहती, सारे लोगों की बात करिए। आप सोचिए कि हमारा जो देश है, आप जिस परिवार में रहते हैं, अगर आपके पिताजी हर बच्चों का, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे जो भी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से लालन पालन ख्याल रखते हैं, है ना। आप उनके बारे में ही सोचना, उन्हीं के बारे में जीना, उनके बारे में ही सब कुछ करना। ये आपका जो परिवार है, इसको अपना पूरा देश मान लीजिए, देश आपका एक परिवार है। तब इस तरीके से सोचिए, तब आपको लगेगा क्या ऐसा कोई नेता है जो इस तरह से बात करता हो। ऐसा कोई नहीं है। जैसे बीजेपी की बात है तो बहुत, आप बीपीएससी का जब प्रश्न देखेंगे आप मेंस का, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न हम लोग जो लिख रहे थे उस समय में उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सांप्रदायिक पार्टी है, टिप्पणी करे, है ना। ये तो उजागर हो गया, उसकी जो मानसिकता है, उसकी मैनिफेस्टो है, ये उजागर हो गया। और ये बात आप समझ गए कि भारत के लिए, भारत के समाज के लिए और भारत के राजनीति के लिए ऐसी पार्टियां क्या हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग लोकतंत्र को नहीं स्वीकार करते, मतलब कि ये लोग लोकतंत्र को नहीं पहचान पाते। ये जो समांतवादी जो सोच है, जैसे मनवादी सोच भी कह सकते हैं, पाखंडवादी सोच भी कह सकते हैं, अंधविश्वासी जो सोच आप यहाँ पे उजागर जो होता है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा होता है।
और लोकतंत्र की जो अगर बात करें तो लोकतंत्र को हमारे देश की जनता ने कबूल किया था, हमारे देश के आवाम ने इसे एक्सेप्ट किया था। हमने बड़ी खूबसूरत लोकतंत्र को, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने अपनाया था। बड़ी संघर्षों के बाद यह आज़ादी मिली और आज़ादी में हमारी प्रथम प्राथमिकता ही थी लोकतंत्र को हासिल करना। हालांकि अगर प्राचीन समय की बात करें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर इस किताब को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो चीज़ों को समझिए, आप पढ़िएगा, आपके पास होगा SCERT की किताबें अगर आपके पास है ना। यही हम लोग SCERT का ही क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, जिसमें लोकतंत्र को हम लोग कर्म की जो विकास है इसी को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे देश को हम लोग पढ़ेंगे कि उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुआ, कितने संघर्ष के बाद इस लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या क्या झेलना पड़ा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और भारत के लोकतंत्र के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आधुनिक युग में जो लोकतंत्र की स्थापना और उद्भव की अगर बात करें उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। और रहा सवाल कि जब लोकतंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्ष में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में होता गया, है ना। और कहता है कि आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। जैसे अब भारत की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के बारे में आप समझते होंगे। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। अगर हम लोग भाव के हिसाब से अगर बात करें तो एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, है ना। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे सबसे कमज़ोर तबके की या सबसे जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े वो लोग हैं, उनकी भी भागीदारी अगर शासन प्रणाली में, शासन व्यवस्था में होता है, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। सोचिए लोकतंत्र कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट हुआ। अब्राहम लिंकन ने तो ये बात कहा था कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोगों का, लोगों के लिए, है ना, लोगों के द्वारा शासन होता है। यानी कि केंद्र बिंदु में, इस केंद्र बिंदु में शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसके पास है? लोगों के पास है। आप सोच के देखिए, आप भारत के रहने वाले लोग हैं, नौकरी के लिए इतना तड़प रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी तक गंवा देते हैं, लोग अपनी उम्र भी बिता देते हैं एक नौकरी के लिए। लोग अपने माँ बाप के जितने, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 कैसे जुगाड़ करके आपको भेजते हैं, फिर भी आपकी उम्र बीत जाती है एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए। ये लोकतंत्र में ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि लोकतंत्र जब हम अपनाए थे तो हमारी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा थी, है ना। यानी कि केंद्र बिंदु में हमने किसको रखा था? सोच के देखिए, केंद्र बिंदु में हमने किसको रखा था? हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों के पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसे लोगों को अपना सरकार बनाते हैं जो आपके हित की बात नहीं करता। और इस लोकतंत्र में आप देखेंगे, जब चिली का पढ़ेंगे, जब पोलैंड का हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सरकार काम करती है वो सबसे ज़्यादा अमीरों के लिए काम करती है ना। जहाँ पे जो गरीब तबका है, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा देशों में होती है, अगर कोई सरकार उनकी बात नहीं करे, उस आबादी की बात नहीं करे, उन आबादी का हक और अधिकार छीन लिया जाए, उस आबादी का संविधान के अनुकूल काम न किया जाए, तो फिर वो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। जैसे में भारत में आज दिखता है। हम ये नहीं कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, क्या तो पता चलता होगा। सर्वे भी कहती है कि वर्तमान सरकार जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, जब भी और ऐसे ही व्यवहारिक जो प्रश्न होते हैं आपसे बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में क्यों है ना। लोकतंत्र में लोकतंत्र की विशेषता होती है। लोकतंत्र की अगर बात करें तो उसकी कुछ विशेषता होती है। चलिए हम लोग आगे इसका चर्चा करते चलेंगे, है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। और कहता है कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। जैसे आप देखते हैं, बहुत ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं, जब धर्म बहुत ही पिक पॉइंट पे होता है,
तो वहाँ लोगों की शक्तियाँ जो होती हैं कम होने लगती हैं, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद पे जो रहता है वो आदमी, उसका शक्तियाँ बढ़ जाता है, और उसके ऊपर जो धर्म है वो हावी हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। जैसे हम अपने भारत की अगर बात करें थोड़ा देर के लिए, तो देखिए हमारे भारत में 2014 के पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, ऐसा सिचुएशन और ऐसे तनाव नहीं था। आप समाज की ताना बना को देखिए कितना जटिल बना दिया गया। ओबीसी की हालत, एससी एसटी की हालत, है ना, ओबीसी एससी एसटी और जो माइनॉरिटी हैं, इन सभी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि इन सारे लोगों को ये बात पता है कि भारत के संविधान जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, इसमें सबकी अधिकार जो है सुरक्षित है। और जब भी इस संविधान से, और जब भी इसके व्यवहार, है ना, और इसके सैद्धांतिक मूल भाव से जब कोई सरकार भटकती है तो क्या हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है, लोगों का जो अधिकार है, जो सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ जाता है ना। यहाँ पे लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, बल्कि लोकतंत्र में निहित है, भारतीय संविधान में, आप अगर देश के नागरिक हैं, अगर कुछ गलत होता है तो आपको बोलने की आज़ादी है। लेकिन रोड पे क्या किया जाएगा, आप अपने सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए, है ना, तो तुरंत पकड़ के 2 लाठी लगा के बाहर भेज दिया जाएगा। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। यानी कि क्या है, हम देखने में दिखाते तो हैं लोकतंत्र हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक काम करते हैं। जैसे में देखते हैं, जब हम अमेरिका की तुलना थोड़ा देर के लिए अगर करेंगे, तो वहाँ के लोकतंत्र में वहाँ के जनता की शक्तियाँ बहुत ही सर्वोच्च है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं। सोच के देखिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो जनता है लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है ना। हमारे यहाँ जागरूक नहीं है समाज लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा। अगर लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करें, या लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में ही लोगों को नहीं पता है। अपना अधिकार क्या होता है ना, हमारी सुरक्षा क्या हो सकती है, हमारा दायित्व क्या हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर कानून को लाने के लिए सबसे पहले जनता से पूछना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर रास्ते से जा रहे हैं तो कोई भी बंदा उस व्यक्ति को रोक सकता है कि तुमने बिना पूछे हुए ऐसा क्यों किया, है ना। बिना पूछे हुए अगर ऐसा किया, ठीक है, तो अगली बार के लिए तैयार रहना, तुम्हारा नाम का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए देखिए अधिकतर जो राष्ट्रपति होता है, मतलब एक ही बार बनाई जाती है। बहुत अच्छे काम करते हैं जनता के लिए तो 2 बार बना दिया जाता है। क्यों? इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप है। हम लोग जाति, धर्म, छुआछूत, ये सब चीज़ का कहीं ना कहीं चादर ओढ़ करके तब वोट करते हैं। तो फिर इस वजह से तो झेलना पड़ेगा ना, फिर लोकतंत्र तो हमारा खतरे में पड़ जाएगा क्या। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। यही सब चीज़ें कह रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक रहता है ना, पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्थापना होगा। और यहाँ पे देखिए कहते हैं कि इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, है ना। छोड़िए दूसरे देशों की बात। हमने अपने देश की आज़ादी के लिए, हमने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। क्या अगर आप देखेंगे तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए हर चीज़ को हटा करके सोचिएगा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का प्रथम प्राथमिकता ही था मतलब लोकतंत्र की स्थापना। हम अपनी आज़ादी के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों किए थे? क्योंकि हमको एक लोकतंत्र की स्थापना करना था। बड़ी संघर्ष के बाद और बड़ी मुश्किल के बाद हमें यह जो लोकतंत्र है यह हासिल हुआ है ना। बड़ी संघर्ष के बाद हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, बहुत सारा चीज़ खोने के बाद हमने इस लोकतंत्र को स्थापित किया। लेकिन लोकतंत्र में आप ही बताइए किन लोगों की बात होती है ना। आप समझ रहे होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययन के पश्चात
आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। देखिए, आप ये बात जानते हैं, आपने लोकतंत्र को इसलिए अपनाया ताकि आप चाहते हैं कि आपका जो मौलिक अधिकार है, जो मानवाधिकार है, वो सबसे ज़्यादा व्यापक और असुरक्षित भी रहे। आप ये चाहते हैं आपकी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये बरकरार रहे। आप ये चाहते हैं कि आपकी जो आज़ादी है इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी न लगे। विशेषता ये होता है कि न्याय जो है वो सक्रिय होना चाहिए और आपकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप ये भी चाहते हैं हम लोकतंत्र को इसीलिए अपनाया। अभी आप देखिए, हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को गाली देता है। कब लात, जूता, चप्पल और कुर्सी संसद भवन में चलने लगे, ये अता पता बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा लोकतंत्र नहीं था। इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ऐसे लोकतंत्र का ख्वाब नहीं देखा था, है ना। हर एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धात्मक तो करे, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक तरीके से, है ना। इसका मतलब नहीं किसी और को गाली दे दे, उसको मार दे, हानि पहुँचे, ऐसा नहीं। कटाक्ष होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, है ना। जिस देश में लोकतंत्र की सरकार हो और विपक्ष बहुत मजबूत हो, तो समझिए कि आज जो जनता है बहुत ही जागरूक है। हमारे भारत में तो बस विपक्ष को ही कमज़ोर कर दिया गया और जनता कितना खुश है, बल्कि जनता को गाली टाइप का हो जाता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सरकार एक वादा करती है, आपसे मैनिफेस्टो में वादा कर दिया कि हम तुमको 15 लाख रुपया देंगे, है ना। तो 15 लाख रुपया जब दिया, तो अगर विपक्ष मजबूत होता तो 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जाती, क्योंकि तुम मजबूत नहीं था। जैसा प्रजा होता है राजा वैसा होता है। अगर भारत की आवाम जो है, अगर अनपढ़ गंवार है ना, धर्म का अफिमची है, उसको लगता है कि हमारा धर्म ही सब कुछ है ना, तो बस उसका राजा भी वैसे ही होगा। लोकतंत्र में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। यही सब चीज़ें हैं जो हमें हमारी बौद्धिक क्षमता, हम अपना चेतनशील जो है, हमारा जो दृष्टिकोण है व्यापक बनाने लगता है। ये देखिए 9th क्लास का NCERT है, लेकिन बहुत गहरी बातें लिख दिया है। अभी तो सफ़र बहुत बाकी है, अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। अगर एक बार आपने इसको स्टडी कर लिया और आपने एक बार अच्छा से पढ़ लिया, तो फिर आपके UPSC BPSC का जो बौद्धिक क्षमता, जो विश्लेषण होता है, वो खुद आप सीख जाएंगे। ठीक है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद सीख जाएंगे। आप लगातार अगर बने रहते हैं, पढ़ते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक बात कहा था कि जब तक आप ऑफलाइन में, क्योंकि आप देखिए ना IAS कितने लोग बनते हैं, वो भी तो IAS का जो सीट है, आपको देखिए, आप भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जो हमारे जो सरकार है, वो अब डायरेक्ट एग्ज़ाम भी नहीं लगी कुछ परसेंट लोगों का, वो डायरेक्ट IAS बनाएगी। आप लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना पढ़ लिख करके क्या होगा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। वो डायरेक्ट किसी ऐसे अनपढ़ गंवार जो कारपोरेट जगत का जो लोग होगा, जिसको कुछ जानकारी तक नहीं है, और आप तो दिन रात 18-18 घंटा, हम लोग मुखर्जी नगर रहे हैं, जिए हैं जीवन को, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। हम सारे मित्रों में बहुत सारे लोग मेहनती थे, IAS तक लोग बने, IPS बने। बहुत सारे बिहार में पदाधिकारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ा था। लेकिन अगर पता चले कि सरकार ही इतना सीट आपको सीधे इंटरव्यू दीजिए और डायरेक्ट IAS बन जाइए, तो सोचिए आपके पढ़े लिखे का और आप जो गरीब तबके के जो लोग हैं, है ना, वो कैसे उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही कहता है कि पहचान कर सकेंगे। हम यहाँ भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय के अंत में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है ना। क्या कहता है? वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है। अब जरा देखिए यहाँ पे कहता है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई,
इस हेतु दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, चलिए अब आपको पढ़ने में जाएगा, महाद्वीप के प्रदेश, ठीक है, देश चिली के घटनाक्रम तथा 1980 के पोलैंड की घटना को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है चिली, है ना। चिली में लोकतंत्र की स्थापना कैसी होती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। आयदे, है ना, आयंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया, है ना। और आयंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए। चीज़ों को यहाँ पे समझिए। चिली में एक व्यक्ति है ना, जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं जिनका नाम है आयंदे, है ना। और स्थापना करने के बाद 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में जो पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया और वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। चुनने के बाद देखिएगा उन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम किए। उसने मजदूरों की दशा में सुधार की, यहाँ समझते रहिए, मजदूरों की दशा में सुधार की, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। और चिली के आयंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटना आदि। इस समय चिली, आगे देखिए, इस समय चिली आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, है ना, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। आप लोग ये देख रहे होंगे, विदेशी कंपनियां, कहता है विदेशी कंपनियां इस देश से तांबे जो है बाहर ले जा रही थी। और ये बात जानते हैं आप, तांबा के लिए चिली जो है बहुत ही प्रसिद्ध है ना। सिर्फ विदेशी कंपनियां जो यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ यही नहीं है। थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग अभी वर्तमान में अगर हम लोग तुलना करें भारत की, तो आपको पता होना चाहिए, भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो भागों में हमारा जो देश है टूट के अलग हो गया। लेकिन हमारे भारत में आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी। आप पढ़िएगा इंटरनेशनल रिलेशन, जब आप पढ़ेंगे, जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, है ना, जब 1947 के बाद का जो अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सरकार की देन थी। औपनिवेशिक सरकार हमें इस परिस्थिति में छोड़ करके गई थी जो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यही भारत है, एक समय अकाल जब पड़ता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए आदमी का मांस भी खा करके ज़िंदा रहता है। नहीं भारत है। भारत के क्रांतिकारी जो वीर थे, अगर हम लोग बात करें, जो राष्ट्रवादी जो नेता रहे हैं, उन्होंने बड़ी संघर्ष किया है। बहुत ही कष्टमय जीवन जीने के बाद उन्होंने इस लोकतंत्र को स्थापित किया। लेकिन ज़रा हम सोच के देखेंगे उस समय की हालत कितनी ख़राब थी। लेकिन क्या लगता है कि 2024 की जो हालात है बहुत अच्छा है, उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है आपकी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, है ना, पॉलिटी को आप समझते हैं और सामाजिक संरचना को पढ़ते हैं, तो सोच के देखिएगा। आपका पड़ोसी कंट्री जिसको हम बार बार हंसा करते थे, है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जग हंसाई वाली बात थी कि चाइना का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ये बात चाइना को समझ में आ गया कि अब जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारे ऊपर किसी और कंट्री का कब्जा हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या क्या करो, कम करो। और उसने नियम बनाए और जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। हमने अपने पड़ोसी से कुछ सीखा ही नहीं। हम कभी भी बहुत अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा भी लेते हैं, फिर भी हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हम पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे। अब ज़रा सोच के देखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, हमारी राजनीति को लेकर के, है ना,
लोकतांत्रिक देश वो भी है, लोकतांत्रिक देश हमारा भी कंट्री हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो समाजवादी लोकतंत्र हो जाता है, जैसे नौ उदारवादी टाइप का लोकतंत्र हो जाता है। और वहाँ पे जो लोकतंत्र है साम्यवादी हो जाएगा। वहाँ पे जनता की जो शक्तियाँ हैं बहुत कम हो जाती है चाइना में, लेकिन चाइना में प्रेसिडेंट की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हमने भी अपने देश में लोकतंत्र को अपनाया, और हमने अपने देश में जब लोकतंत्र को अपनाया तो यहाँ पे लोगों की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ाई। जो संविधान के रचनाकार थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने अपने बड़ी संघर्ष के बाद जिस आज़ादी को हासिल किया था, उन्होंने इस लोकतंत्र में लोगों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई और सरकार की शक्तियाँ एकदम कम कर दिया। जैसे में आप देखते होंगे अमेरिका में भी ऐसा ही था, और यहाँ भी आपको यही सब चीज़ दिखेगा। लेकिन सेम टू सेम जो गलती आपको यहाँ पे दिखता है वो गलती आपको भारत में भी है। तो यहाँ पे कहता है कि चिली के, आगे बढ़ा जाए, कहता है कि चिली के, हाँ यहाँ तक, इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी, है ना। और राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। जैसे आप देखते होंगे, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सारी धन संपत्ति, है ना, टेम्स नदियों के किनारे क्या करती है, निचोड़ देती है। ये बात तो आपको दादा भाई नौरोजी ने समझाया। उन्होंने जब धन पलायन का सिद्धांत जब दिया, तब आपको समझ में आया कि अच्छा, ब्रिटिश हुकूमत हमारी सारी संपत्ति यहाँ से लेकर के ब्रिटेन में लेके चली जाती है ना। कोई ऐसा होगा जो समझाए आपके बात को, कोई ऐसा हो जो ये बताया कि नहीं, अभी क्या जो स्थिति है भारत का बहुत ही ख़राब होते जा रहा है ना। अभी देखिए 86 करोड़, सोच के देखिए, लगभग 86 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात गवर्नमेंट ने कहा और बोला कि मैं इसको और आगे हम बढ़ा देंगे। आपने कभी सुना अमेरिका में ऐसा होता है? कि आपने विरोध क्यों नहीं किया? फिर भी आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप नौकरी के लिए आप सोच के देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बहुत दिन पहले की बात है, मुर्दा घर में एक वैकेंसी आई थी, बहुत कम वैकेंसी था, मेरे ख्याल से 150 के अराउंड में था। लेकिन यहाँ पे लगभग मतलब मानिए ना कि 1.25 लाख के अराउंड में शायद वैकेंसी आ गई। कोर्ट को लगा कि बताइए, मुर्दा घर में नौकरी था। जो मर जाते हैं लवारिश, जो लाश होते हैं, तो हॉस्पिटल देखते हैं या कहीं चौक चौराहे पे कुछ मुर्दा घर होता है, उसमें पीजी पीएचडी तक लड़का फॉर्म डाला था। इतनी बेरोजगारी है। कौन ऐसे लोग हैं जो युवाओं की तो बात करते हैं सारे लोग, लेकिन युवाओं के हक और अधिकार की बात कौन ऐसा लोग है जो ये उठाता है? राजनीति पार्टियां हमेशा युवाओं को कहती है कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन क्या है? क्या अब हम क्या समझें, आप ही बताइए। हर पार्टी केंद्र बिंदु में युवाओं को लेकर के चलती है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हुआ जो युवा के बारे में लोग सोचता हो? जब मर्जी हो लाठी में युवा अगर आंदोलन करे, एलपी को लेकर के देखिए, युवा सड़क पे उतर गया केंद्र सरकार के खिलाफ, है ना, केंद्र सरकार के खिलाफ उतर गया तो पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर मारे थे उसको। अब बताइए, उसकी आवाज़ बनकर के कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देता। फिर भी हम लोग लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र होते जा रहा है? क्या हमने यही ख्वाब देखा था? हमारे पूर्वजों ने यही ख्वाब देखा था, है ना? तो ये सब चीज़ को समझना होगा। और यही सब चीज़ें हमारे भारत में भी जो स्थितियाँ जो सबसे विकराल रूप जो धारण करेगी, उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। भले आपको लग रहा होगा, लेकिन आने वाला जो आपका पीढ़ी है, आने वाला जो आपका बच्चा है, यही सोचेगा कि तुमने एक अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा सरकार क्यों नहीं बनाया। आपके जो बाल बच्चे होंगे, जो आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, हमेशा आपको कोसेगी कि 2024 में आपको एक बार सोचना चाहिए था, है ना। आपकी आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, 142 करोड़ हो गई है, 1,42 करोड़। और जिसमें 86% अगर 6 करोड़ की बात करें, जिनके पास खाने तक के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के मतलब मुफ्त में दिए अनाज पे ये पलते हैं,
बल्कि लोकतांत्रिक कंडीशन में ये कहता है कि आपको इतना सशक्त बना दिया जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी, ये सारे लोगों ने कहा था। अगर लोकतंत्र को आप पढ़ेंगे, समाजवाद को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने ये बात कहा था कि आपको इतना सशक्त बना दिया जाएगा कि चावल अगर 200 केजी का भी मिलेगा तो आपको खरीदने की क्षमता होगी। आपको मुफ्त में इस तरीके से लोग क्या करते, वादा इरादा करके आपको दिग्भ्रमित नहीं करेंगे। लेकिन सरकार है ना, लोकतंत्र कहने को भले लोकतंत्र हैं, हमारे भारत में कभी कभी ज़्यादा लोकतंत्र दिखता है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में ही है ना। बहुत सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, कहता है कि चिली के चर्च और जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए, है ना। जैसे आपको समझ में आता होगा, जब कोई प्रेसिडेंट अपनी सारी सरकारी मशीनरियों का प्रयोग अपने फ़ायदे के लिए करता हो, वो लोकतंत्र खतरे में होगा। जैसे आप देखते होंगे, भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भारत की जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है ना, वो सिर्फ सरकार के लिए काम करती है। सबसे पहला लोकतंत्र खतरे में है ना। लोगों की जो शक्तियां हैं वो कम होते जा रही हैं, है ना। हर एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो उसमें इस तरीके से तनाव पैदा हो गया है कि संसद भवन में देखिएगा, जब उठ के कोई बात करता है तो लगता है कि एक दूसरे को मार देगा, है ना। और ऐसा हुआ भी है, आप लोग देखते होंगे। आप लोग तो पढ़े लिखे, आप तो जनता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, है ना। फिर भी यहाँ पे बौद्धिक क्षमता, आपकी चेतना, आपकी सहनशीलता, ये बहुत मायने रखती है। आपकी समझ बहुत मायने रखती है। लोकतंत्र को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत होता है, और साथ ही साथ अपने दिमाग से जो कचरा है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही, जैसे कुछ मानसिकता होता है, जैसे सामंतवादी सोच होते हैं, मनवादी सोच होते हैं, पाखंडवादी सोच होते हैं। इन सारे सोच से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर को डेवलप करना है। वैज्ञानिक हम जब तक नज़रिया आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपकी पूरे भारत में रहने वाले जो भी जाति संप्रदाय धर्म के रहने वाले लोग हैं, वो आपका अपना परिवार नहीं दिखेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो लोगों के पास अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वो लोग हर चीज़ को अपना ही बना लेते हैं। लेकिन जब भी आप जाति से, धर्म से, छुआछूत वाला चश्मा पहन के जब देखेंगे तो चीज़ें बहुत अलग अलग नज़र आती है। इसलिए देखिएगा, इसलिए कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उनकी सोच की तुलना विश्व के जाने माने लोगों से भी नहीं किया जा सकता। इतने वो महान थे, उनके पास इतनी ज्ञान के समंदर थी। और बड़ी गर्व की बात है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ी गर्व की बात होती है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति हमारे भारत में पैदा हुआ। नहीं तो अमेरिका वाले सीना फाड़ फाड़ के पूरा दिखाते कि देखो पूरी दुनिया में देखो कोई ऐसा व्यक्ति है ना। यूरोप वाले दिखाते कितना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी कोई है, बताओ तुम। पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट देते। यूरोप वाले, ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले, सारे लोग जो हैं यही बात कहते। अगर गलती से पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए, आपका मुंह कभी भी नहीं खुलता, है ना। तो बड़ी गर्व की बात है जिस देश में अम्बेडकर पैदा हुए। और अम्बेडकर और बुद्ध की बात अगर किया जाए तो बहुत सारी बातें हैं जो आपका लाज बचाता है अन्य देशों में, है ना। तो यही षड्यंत्र का जो हम लोग देखेंगे, विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो ये जो शामिल होते चले जाते हैं, जैसे आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा किया जाए नहीं तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि फलते 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, है ना। कब किया? तो 1973 में देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। आप देखते होंगे आपके पड़ोसी कंट्री हैं, है ना। सेना जब ताकतवर बनती है तो उसकी सरकार हो जाती है, और वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं होता, वो निरंकुश हो जाता है ना, वो अत्याचारी हो जाता है और सेना का सब कुछ चलने लगता है। और जब भी ऐसी सरकार सत्ता में आती है
तो वहाँ की जनता की जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। उनकी जो शक्तियाँ हैं कमज़ोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और उस सत्ता पे बैठने वाले जो लोग हैं सारी शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में आकर के केंद्रित हो जाती हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे चिली में। और कहता है कि सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। यहाँ पे और आगे देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति आयंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार है, आप समझिएगा इस चीज़ को। जब सेना ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया कि आप अपने रेडियो पे, कम से कम रेडियो के माध्यम से पद छोड़ने का जो अनाउंसमेंट है वो कर दीजिए, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं सेना के बात को स्वीकार नहीं किए और उन्होंने डायरेक्ट देश से क्या बात कर रहे हैं, देश के जनता से, आवाम से क्या बात कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। बहुत अच्छा चीज़ है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसी में राष्ट्रपति क्या संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कहा, मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर में स्थितियां बनेगी ही, जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद। शायद आपको लगता होगा यहाँ पे चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए, जिस लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र, देखिए अमीर जो लोग हैं, जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है ना। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, जो भारत के जो आबादी है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, अभी भी आप देखिएगा 65%, कुछ ऐसे 65 से 70% ऐसे लोग हैं जो मात्र वोट करते हैं। बाकी कौन ऐसा लोग है जो वोट नहीं करता है, लेकिन सरकार उन्हीं के इशारों पे चलती है। चीज़ों को समझिएगा। ये वो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, ये सारे लोग हैं जो वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन होता है कि हमारा लोकतंत्र कहीं खतरे में पड़ ना जाए। उनको ये शंका होता है कि कहीं ऐसे लोग न गद्दी पे आ जाए जो हमारे अधिकार को छीन ले। और वह भी वर्तमान सरकार में आपको देखने को मिलेगा। आप बार बार ये सोचते होंगे, देखिए हम ये बात करेंगे, ऐसा नहीं है, आपके मन में ये चलता होगा कि वर्तमान सरकार की बात कर रही है, क्योंकि हम वर्तमान का ही तो संदर्भ देंगे ना। हम 1950 का चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन तुलनात्मक अगर अध्ययन करें, अन्य देशों के साथ भी तो अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हमको ये है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सरकार क्या है, जब पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी, है ना। आपके सामने से भी ये सारे जो चश्मा है, जो अंधविश्वास है, वो हट जाना चाहिए, ताकि चीज़ें साफ और स्पष्ट नजर आए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति ने क्या कहा कि हम लोगों ने इस तरीके से आपको जागरूक किया है, लोकतंत्र की समझ को बढ़ाई है। अगर चाहें प्रतिरोध करने वाली जो ताकतें कितना ही अगर मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप में वो बात है तो लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा, बचा हुआ रहेगा, है ना। इसलिए उन्होंने कहा, चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद। यानी कि लोकतंत्र में अगर कभी देखते हैं तो इन्हीं के ऊपर ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे भारत में देखिए, जो किसान हैं उनको भी सड़क पे आके अपना अधिकार बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है ना। कहीं ना कहीं जब सरकार कारपोरेट जगत के चंगुलों में फंस जाती है, उसके अनुसार जब काम करने लगती है, तो शोषित पीड़ित जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या हो जाती है, शक्तियाँ छिन भिन हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए भारत में क्या हुआ, आप देखते हैं सबसे गरीब जो लोग हैं गरीब होते चले गए, और अमीर हैं अमीर होते चले गए। गरीबी अमीरी के बीच में जो अंतर आप देखते हैं बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ, आपकी गवर्नमेंट की वजह से ही ऐसा हुआ,
है ना, ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर ऐसा ये हम पढ़ा रहे हैं, मेरे वीडियो अगर मानते हैं कि ऐसे लोगों के पास भेज दीजिए आप लोग, है ना, तो उसको लगेगा कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, लगेगा ना कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं है, हम आपको समझाने के लिए जो उदाहरण है उसको बता रहे हैं। लोकतंत्र आखिर होता क्या है? दुनिया में अधिकतर जो कंट्री है लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया? बहुत ऐसे कंट्री, आज भी कंट्री हैं जो अपने संघर्ष को जारी रखा है। उनको लगता है कि लोकतंत्र से खूबसूरत कोई मॉडल हो ही नहीं सकता। उनको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र ही सब कुछ है और लोकतंत्र की स्थापना ही उस देश की और उस जनता के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज भी देखते हैं हम लोग, लोकतंत्र के अगुआ माने जाते हैं हमारा भारत, लेकिन लोकतंत्र की हर चीज़ें जो है अलोकतांत्रिक होते जा रही है। हम पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं कि हमसे बेहतर, हमसे खूबसूरत लोकतंत्र कोई है ही नहीं, लेकिन हम लोकतंत्र की खिल्लियाँ उड़ाने लगते हैं, है ना। यहाँ लोकतंत्र में उन लोगों का हक मार लेते हैं, है ना, जिसको भारतीय संविधान में सुरक्षा दिया गया, है ना। आरक्षण के माध्यम से, बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की काम किया जा रहा है। लेकिन जो सामंतवादी सोच के जो राजनीति में शामिल होने वाले जो लोग हैं, सीधे सीधे संविधान पे भी कटाक्ष कर देते हैं। अभी तो वर्तमान में सुनने को मिला कि संविधान को भी बदल दिया जाएगा अगर 400 से ज़्यादा सीटें आ गई तो। सोच के देखिए, आप भारत के जनता हैं, अगर कोई बात ऐसा, अगर यही बात अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति कर दे तो आज ही उसको दिखा देगा पूरा अमेरिका वासी, लेकिन आप सुन के आराम से रह गया, अच्छा चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसका मतलब ये है कि आपने संविधान के प्रति वो प्रेम जाहिर नहीं किया। समाज के कोई भी लोग हो, जो अधिकार आपको भारत के संविधान जो रचनाकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, वो दुनिया का कोई भी आदमी अगर लिखता तो ऐसा अधिकार आपको नहीं मिलता। इतनी खूबसूरत हम ही नहीं बोलते, बल्कि दुनिया जो बाहर के लोग जब आते हैं रिसर्च करने के लिए, तो वो बंदा सोच के जाता है कि कमाल का आदमी था जिसने इस संविधान की रचना किया। ठीक है, तो बड़ा वीडियो नहीं बनाए, छोटा वीडियो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, फैक्ट की चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। ये इतना आसानी से जल्दी जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंस का पेपर कंप्लीट होता है ना, और मेंस के लिए आपके पास बहुत व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका जो एनालिसिस होना चाहिए, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही व्यापक होना चाहिए। जब समझ विकसित नहीं होगा तो आप प्रश्नों को, अप्लाइड भी प्रश्नों को आप नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद मिलते हैं, है ना। लोकतंत्र का क्रमिक विकास में हम लोग अभी बहुत सारा इसमें चीज़ें अभी समाप्त नहीं हुआ है ना। क्लास बाय क्लास हम लोग इसको देखेंगे और करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।